नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस क्लास के सर संदीप चौधरी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त की घोषणा। आज एक बार फिर देश के वित्त मंत्री ने घोषणाएं की हैं और कृषि क्षेत्र के लिए 11 ऐलान किए गए हैं। इसमें 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े थे, वही 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म से जुड़े हुए थे। तो इस क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो घोषणाएं हुई हैं वो देश के किसानों के लिए, कृषि उद्योग के लिए कितनी हितकारी हैं। संदीप, पहला सवाल यही है। किसानों को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे क्योंकि 2 किश्तें आ चुकी थी, लेकिन किसानों के लिए कोई बड़े ऐलान नहीं हुए थे। इस बार तीसरी किश्त में सिर्फ चर्चा किसानों की हुई है। तो किस तरह से आप इन घोषणाओं को देख रहे हैं? देखिए, कल मैं थोड़ा सा यहां पर आपको करेक्ट करूंगा। कल किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई थी। घोषणा ये थी कि 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे और उन कार्ड्स पर उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पर इस पर बड़ी आलोचना भी हुई सरकार की, और आलोचना कुछ हद तक वाजिब भी है। उसे मैं थोड़ा सा समझाता हूं। हम कल नहीं परसों की बात करते हैं। परसों एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के एक बेल आउट पैकेज की घोषणा की गई। सरकार ने कहा एमएसएमई सेक्टर पे 11 करोड़ लोग उसमें काम करते हैं, 6 करोड़ इकाइयां हैं, 29% कंट्रीब्यूशन है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, वो बैठा हुआ है। तो 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएं इसको रिवाइव करने के लिए, और उसमें कोई कोलैटरल नहीं, ऑटोमेटिक रूट से आपको ये कर्ज मिल जाएगा, ये पैसे मिल जाएंगे, और सरकार गारंटी दे रही है, यानी कि आपका कुछ स्टेक पर नहीं है। ठीक है। अब कल किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए दिए। एक तो अव्वल ये सीधे आपके खाते में नहीं आ रहे, अभी किसानों को जरूरत है, और वो आगे मैं बताऊंगा क्यों जरूरत है। आपको पैसे मिल रहे हैं, यहां किसानों को कोलैटरल देना होगा। दिस इज नॉट डिवॉइड ऑफ एनी कोलैटरल। ये नहीं कि आपको कोई कोलैटरल, कोई चीज गिरवी नहीं रखनी है या सरकार गारंटी दे रही है। तो किसान जो पहले से ही दिक्कत में है, फर्ज कीजिए आप किसान हैं, आप दिक्कत में हैं और सरकार कह रही है लोन ले लो, और लोन कैसे लोगे? आपको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। तो कौन लोन लेगा? ये अकाउंटिंग या कहने में, हेडलाइन बटोरने में बड़ा अच्छा लगता है कि 2 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे जी किसानों को। लेगा कौन? तो इसीलिए आज, जबकि हम उम्मीद ये लगा रहे थे कि रियल एस्टेट पर, सिविल एविएशन, हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल्स, रेस्टोरेंट, जो सब ये भी बड़ी दिक्कत में है, इनके लिए कुछ राहत की घोषणा होगी। तो आज विस्तृत घोषणा की निर्मला सीतारमन ने। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 8 बड़े कदम उठाए और 3 सरकारी और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों की घोषणा की है। अब क्या क्या घोषणाएं की हैं? सबसे पहले जो आधारभूत ढांचा है हमारा कृषि का, और आज की तारीख में ये बात समझ लीजिए, इस कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था अब कहने लगे हैं माइनस में चली जाएगी। मूडीज ने कह दिया 0% जीडीपी होगी। वो 0% भी मान लो, या -1 या 2% भी मान लो, या वर्ल्ड बैंक कह रहा है, या यूएन कह रहा है कि 1.2%, वो है तो सिर्फ कृषि क्षेत्र के चलते। कृषि की विकास दर 3-3.5% है, बाकी सबका डब्बा गोल है। तो अब उस कृषि सेक्टर में आप 1 लाख करोड़ आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगा रहे हैं। ये एक बड़ी घोषणा है। लेकिन और घोषणाएं बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं रवि, और दर्शकों को बता दूं कि ये जो 8 घोषणाएं की हैं बड़ी, इनमें से ज्यादातर 1 फरवरी को जब आम बजट पेश किया था निर्मला सीतारमन ने, उसके अंदर ये चीजें पहले से थी। अब उनमें कुछ और पैसा जोड़ दिया गया है या थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। इनमें से नया कुछ नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी जो घोषणा है, 1 लाख करोड़ आधारभूत ढांचे में लगाया जाएगा, यानी कि उस ढांचे को सुधार की कोशिश की जाएगी। हाँ। लेकिन एक फैसला जो मुझे लग रहा है कि वो बहुत सकारात्मक लोग देख रहे हैं, उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि अब एक किसान सिर्फ अपने राज्य में नहीं, दूसरे राज्य में भी अपनी फसल। मैं उस पर आता हूं, लेकिन आगे थोड़ा यहां समझाना पड़ेगा। जो ये प्रपोजल्स हैं, अब जैसे माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं, छोटे छोटे, जहां पर खाने का सामान बनता है, चीजें जो हम खेत में उगाते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, उस पर बड़ी देर तक बड़ी तफसील से वित्त मंत्री ने समझाया कि देखिए, बिहार में मखाने हैं, कश्मीर में केसर है,
हल्दी है तमिलनाडु में, आंध्रा में मिर्च है। अच्छा। तो इनके क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। इनको लोकल को हम ग्लोबल भी बना सकते हैं, और ग्लोबल क्यों चीजें आए, ये हमारे पास ऑलरेडी चीजें हैं, इनका हम क्लस्टर्स बनाकर यानी कि झुंड बनाकर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन ये जितने फैसले हैं, 1,00,000 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे के लिए, 10,000 करोड़ रुपए आप झुंड बनाएंगे, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस जो हैं। अब मछुआरों के लिए, हाँ। मछली के लिए मत्स्य संपदा जो है उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब ये पहले से ही कहा गया था बजट में, ये बजट में घोषणाएं हुई थी। बजट में घोषणाएं हो रखी थी, कुछ में उन्होंने अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि देखिए, हमारे जो मवेशी हैं, कई जगह इनको डांगर भी कहते हैं, जो हमारे जानवर हैं, मतलब बैल हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई। अब इनको क्या होता है कि फुट एंड माउथ डिजीज बहुत ज्यादा होती है, मुंह पर और इनके खुर में बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, और ये भारत में एक बहुत बड़ी आपदा है, एक बड़ा संकट है। और इसके चलते हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, वो बाहर जो उनके पैमाने हैं उन पर खरे नहीं भी उतर पाते हैं। तो अब वैक्सीनेशन को लेकर कि जानवरों की वैक्सीनेशन करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देने के लिए 13,343 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। डेयरी का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा दूध बहुत बर्बाद भी हो जाता है, खराब हो जाता है। भाई दूध डेयरी फार्मिंग कैसे होती है इस देश में? गांव में 4 बजे आपने धार निकाली, धार कहते हैं, दूध निकाला, और एक जगह एक कलेक्शन पॉइंट होता है, वहां पर आपने दूध दे दिया। वहां पर अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गई, अलग अलग जितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनके ट्रक आए, वो लेकर चले गए अपने प्लांट पे। पर अभी भी वो जो एक व्यवस्था है वो पूरी नहीं बन पा रही है, बावजूद इसके कि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क। तो उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हर्बल कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक जो चीजें हैं, जो हर्बल हैं, और प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि भाई गंगा के दोनों घाटों पर जो खेत हैं वहां पर हम हर्बल चीजें क्यों नहीं उगाते। प्रधानमंत्री का हर बात में जिक्र किया गया है। तो उसमें भी 4,000 करोड़। अब हमारे यहां पर मोम, वैक्स, वो भी इंपोर्ट होता है। आज वित्त मंत्री ने बताया कि तेल ही नहीं इंपोर्ट करते, हम मोम भी इंपोर्ट करते हैं, और वो बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है। तो हम खुद क्यों ना कर लें। तो मधुमक्खी पालन के लिए अब 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे क्या रोजगार बनेगा? अब ये देखिए, दूर की कौड़ी है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये जरूरत है, ये पैसा होगा, लेकिन ये पैसा कब होगा, टाइमलाइन कितने दिनों में दिया जाएगा, ये तत्काल तो दिया नहीं जा रहा। और किसानों को तत्काल जरूरत है। जो बात मैं बीच में छोड़ गया था जानबूझकर, ये दर्शकों को समझाने की जरूरत है रवि, कि आज की तारीख में जो किसान हैं, अब आप कह रहे हैं कि हाँ आप जाकर आड़तियों को बेच दें। कितना माल जा रहा है? सरकार कह रही है पिछले साल के मुकाबले 3 गुनी प्रोक्योरमेंट हो गई। 3 गुनी प्रोक्योरमेंट इसलिए हुई है कि सरकारी दुकानों के अलावा कोई दुकान ही नहीं खुली हुई, तो वहीं पे जा रहे हैं। पर एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर कितना अनाज खरीदा जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये हमेशा एक विवादों में रहा है सर, हाँ। एमएसपी को लेकर, क्योंकि पहले भी घोषणाएं हुई हैं। भाई 1950 रुपए है हाँ। गेहूं पर क्विंटल, और 1500 रुपए 1300 रुपए में खरीदा जा रहा है। ये खबर है, ये बहुत से राज्यों से खबर आ रही है, हमारे सहयोगी ये खबर दे रहे हैं कि सरकार जो तय करती है वो कुछ और होता है, और बाजार में जो बिकता जो है तय है उस पर तो 4% प्रोक्योरमेंट है, बाकी तो कम दाम पर वो खरीद रहे हैं या बेचने को मजबूर हैं किसान। तो ये एक बड़ी समस्या है। पर उससे बड़ी समस्या, भाई गेहूं है, गेहूं कट गया, गेहूं तो फिर भी जा रहा है मंडियों में, कहीं ना कहीं कोई खरीद रहा है। लेकिन अगर आप सब्जी उगा रहे थे, आप गोभी उगा रहे थे, आप टमाटर उगा रहे थे, आप बैंगन उगा रहे थे, आप त्योरी उगा रहे थे, वो तो सब बर्बाद हो गई। वो तो खेत में ही, वहां पर ही, उसी पर आपने मशीन चला दी, टिलर चला दिया, क्योंकि आप उसको ना तो आप उसे पहले काटोगे, ट्रॉली में ला दोगे, मंडी में ला नहीं सकते, उस पर अभी रुकावट बनी हुई है, तो करोगे क्या? तो किसान उसको वहीं पे ही खत्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है।
फलों की बात कर लो, फूल की बात कर लो, फ्लोरिकल्चर, सारे फूल बर्बाद हो गए। दूध बर्बाद हो रहा है, प्रोक्योरमेंट उतनी नहीं हो रही है, तो डेयरी में दिक्कत है, पोल्ट्री में दिक्कत है, चिकन की बात हो या एग्स की बात हो। तो ये तमाम चीजें हैं, इनमें सरकार से तत्काल मदद की जरूरत थी। गुहार लगा रहा था किसान, लेकिन ये जो 8 प्रपोजल हैं, इसमें तत्काल मदद का कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है, फौरी राहत नहीं मिली है, कोई फौरी राहत नहीं मिली है। अब मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश देखिए, गन्ना वहां पर बहुत उगाया जाता है और आखिरी चरण में है कटाई। और गन्ने की वहां पर सिस्टम क्या होता है रवि, कि आप मिल में जाइए, गन्ना तुलवाइए, और जितना गन्ना है 14 दिन के भीतर आपकी पेमेंट आपके खाते में आ जाएगी। ये व्यवस्था है। पर 16,000 करोड़, दोबारा से बोल रहा हूं, 16,000 करोड़ का भुगतान करना है किसानों को, बकाया है, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो वो 16,000 करोड़ रुपए मुहैया करा देते तो किसानों को अपना पैसा तो मिल जाता। वो तो उनके मेहनत का पैसा है, वो नहीं मिला है। तो ये कह सकते हैं कि आर्थिक मदद के तौर पे इसमें ज्यादा घोषणा ही नहीं है, सुधार के तौर पे सुधार, ये यहां पर बिग पॉजिटिव्स हैं, बिग टिक्स कहूंगा मैं, थम्स अप दूंगा सरकार को। जो 3 सरकारी और प्रशासनिक सुधार किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। इन पर सालों से चर्चा होती आ रही है कि हमें करने की जरूरत है, लेकिन नहीं किया गया। सबसे पहला सुधार जो सरकार ने किया है वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये 1955 में इजाद की गई थी, ये एक्ट आई थी 1955 में। मतलब एसेंशियल कमोडिटी, नाम ही अपने आप में, आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको लेकर हमारे कानून बने हुए हैं। और कानून क्या बने हुए हैं कि जैसे आप रोज सुनते हैं ना, हर दूसरे महीने तीसरे महीने रवि या मैं आपको खबर बता रहे होते हैं, प्याज के दाम में आग लग गई, आलू के दाम में आग लग गई, टमाटर के दाम में आग लग गई, और हम महाराष्ट्र की मंडियों से, लासल मंडी से लेके सब जगह की खबरें दिखाने लगते हैं। वहां उपज भी हो रही होती है और 50-50 पैसे में बिक भी होता है प्याज। मतलब, या वो ट्रॉली की ट्रॉली लेकर आ रहे हैं और सड़क पर उतार देते हैं। प्याज की बात हो, आलू की बात हो, आलू अगर उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है तो बर्बाद हो जाते हैं। उसमें बड़ी दिक्कत क्या आती है, क्यों ये बर्बाद होता है? क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के चलते आप एक तय मात्रा से ज्यादा आलू, प्याज, इन चीजों का स्टोरेज नहीं कर सकते। अब ये लिमिट आप इधर उधर नहीं ले जा सकते, तो इनको अब डीरेगुलेट कर दिया गया है। दालों की भी बात देखो, दालों के दाम बढ़ते हैं ना, आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के चलते एक लेवल से ऊपर दाल नहीं कर सकते, उसे कालाबाजारी माना जाता था, तो बर्बाद हो गया। किसी ने कहा मैं खरीद नहीं रहा, या जो करेगा वो गोरख धंधे तो चलते हैं इस देश में, कालाबाजारी तो चलती है, लेकिन डीरेगुलेशन नहीं थी। और फूड प्रोसेसिंग में भी लिमिट लगी हुई थी कि इतना ही प्रोसेस कर सकते हो। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अब डीरेगुलेशन कर दिया है दलहन, तिलहन, आलू, प्याज वगैरह का। और साथ ही साथ जो फूड प्रोसेसिंग में लिमिट लगा रखी थी, अब आप जितना प्रोसेस करना चाहें वो करते हैं। तो ये एक मेजर कदम है और आने वाले सालों में किसानों को इसका बहुत फायदा होगा। तत्काल फायदा नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जरूर फायदा। इंटरस्टेट ट्रेडिंग, उसको लेकर भी आप थोड़ा, वो देखिए, वो दूसरा बड़ा टिक है, बहुत बड़ा कदम है। और मुझे याद पड़ता है जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तब भी इस बारे में लगातार बातें होती रहती हैं कि भाई इंटरस्टेट ट्रांसफर, हम कहने को एक देश हैं, लेकिन इस देश में जो हमारे किसान हैं, और हम जय किसान बड़ी करते हैं, लेकिन पंजाब का किसान अपना माल तमिलनाडु में नहीं बेच सकता, या बिहार का किसान गुजरात में जाकर अपनी चीज नहीं बेच पाएगा। कानूनों में बहुत सुधार हुए हैं, लेकिन फ्री फ्लो ऑफ फूड ग्रेन्स आज तक नहीं हो पाया है, तो किसानों को मुनासिब दाम भी नहीं मिल पाता। दूसरी बात, और यह बहुत अहम बात है, अब आप देखिए, मैंने एमएसएमई का उदाहरण दिया। एमएसएमई है, आप एक फैक्ट्री चलाते हैं, तो क्या आपके ऊपर कोई बंदिश है कि नहीं, आप अपना माल फलानी जगह ही बेच सकते हैं और कहीं नहीं बेचेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको जहां बेहतर दाम मिलेगा वहां जाएंगे। वहां जाएंगे।
जो बड़ा, जिसको आपके उत्पाद की जरूरत है, आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, जो बेहतर दाम देगा उसके पास जाएंगे, उसके साथ डील करेंगे। लेकिन किसान के लिए ये नहीं था। किसानों के लिए अरे बंधा हुआ है, लाइसेंस लोग हैं, आड़ती है, उनके पास जाएंगे, जो दाम दे दिया दे दिया। अब वो व्यवस्था भी खत्म की जा रही है। तो ये अपने आप में एक तो इंटरस्टेट जो बैरियर्स थे राज्यों की, अब आप जहां बेचना चाहें वहां बेच सकते हैं, और ये जो कि नहीं आप इधर ही जाकर बेचोगे, वो बंदिश भी हटा दी गई है। तो ये एक और बड़ा टिक है। ये वाकई में एक सकारात्मक कदम है सरकार का। 10,000 करोड़ ऑर्गेनिक हर्बल उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए खर्च किए गए। हाँ हाँ, आपको लग रहा है कि ब्रांडिंग से कुछ हालात बदलेंगे? नहीं, ये देखिए, अब ये कहने की बातें हैं। ये 10,000 करोड़ दिया गया, मैंने ये कहा वो 8 प्रपोजल्स में ये इंक्लूडेड है, और हर्बल चीजों पे हम तवज्जो देनी चाहिए। 10,000 करोड़ 130 करोड़ का देश है, कितना हर्बल वो होगा, ये दूर की कौड़ी है, पर एक कदम उठाया गया है, तो ये एक अच्छा कदम है। धीरे धीरे हमें हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ वो जाने की जरूरत है। और उसी में जो तीसरा प्रशासनिक और सरकारी सुधार जो आज घोषणा की गई है, वो ये कि देखिए, आज की तारीख में किसान के साथ क्या होता है। आप बुआई करने गए, आपने कुछ बोआ, आपको मालूम नहीं कि मेरी फसल कितनी होगी, ठीक होगी नहीं होगी, बारिश हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, आपको मालूम नहीं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका पानी का भी संसाधन है, पानी बैठ गया, नहर बैठ गई, बड़ी दिक्कतें होती हैं। मानसून नहीं आया तो रजभाए कहते हैं हमारे इलाके में, या नहरों का पानी, नहरों में पानी नहीं है तो दिक्कत हो गई, या बिजली का संकट आ रहा है। ये तमाम दिक्कतों से दूर कराने के लिए अब एक खाका तैयार किया जा रहा है सरकार की ओर से, कि किसान जब बुआई करने जाए तो उसे मालूम हो कि मैं ये फसल बो रहा हूँ, इतनी मेरी फसल होगी, और इसकी लागत मेरी इतनी लगी, और इसमें मैं इतनी कमाई कर सकता हूँ। तो उसका भी एक खाका तैयार किया जा रहा है कि ये एक भगवान भरोसे वाला खेल ना हो जाए कि कुदरत का कहर हो गया, किसान बैठ गया और 2-4 साल वो सूदखोरों के चक्कर में ही फंस गया। उसका भी निवारण निकालने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। तो सुधार के तौर पर बिल्कुल मेरा टिक है, लेकिन जो ये प्रपोजल दिए गए कागजों में अच्छे लगते हैं, बहुत सारे एक्सटेंशन है हमारे बजट की ही, और इसमें तात्कालिक कोई मदद किसान को मिलती नहीं दिख रही। चलिए, ये कह सकते हैं कि आज जो तीसरी किश्त जारी की गई निर्मला सीतारमण की तरफ से, उसमें बहुत कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और बहुत कुछ सवाल भी हैं कि फौरी राहत किसानों को जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। अब क्योंकि संदीप, अभी और भी किश्तें आना बाकी है, क्योंकि बहुत ऐसे सेक्टर हैं, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, हम कल भी बात कर चुके हैं, उनको लेकर क्या घोषणाएं होंगी इस पर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास की नज़र इन्हीं घोषणाओं पर टिकी हुई है। तो अभी के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।